नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार शानदार चल रही होगी। और आपकी तैयारियों में और आपको एक बेहतर कंटेंट देने के में सहयोग करने के लिए, एक बेहतर कंटेंट तैयार करने में सहयोग के लिए सिलेक्शन गुरुजी हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो लोग पुराने हैं उनसे बस इतना ही कहना है कि इतना बेहतर कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आप हमको गुरुदक्षिणा के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमको बस शेयर करते रहिए, लोगों से को बताते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए और हमको फैलाते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से कि ज़िंदगी में वही लोग असफल होते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। देखो यार, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे सपने सबको देखने आते हैं। किसको नहीं अच्छा लगता कि कौन नहीं सोचता कि मेरे लिए ये हो जाता, ऐसा हो जाता, मैं ऐसी सुख सुविधा में रहता, मेरे पास पैसा हो जाता, गाड़ी हो जाती, घर हो जाता। हर कोई सोचता है, लेकिन सोचने से सिर्फ होना कुछ नहीं है दोस्त। जो आप सोचते हैं वैसा कर्म करिए, तब आपको फल की प्राप्ति होगी। तो स्टार्ट करते हैं, अपने कर्म की तरफ बढ़ते हैं। और आज पहला क्वेश्चन लेकर आपके लिए कांस्टेबल बैच में, अगर एक बच्चा 40 मिनट तक 4 किमी प्रति घंटे की गति से और अगले 40 मिनट 6 किमी प्रति घंटे की यात्रा करता है तो औसत गति क्या है? ध्यान देना, बहुत सिंपल सवाल है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल। अब यहां पे देख लो, दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल क्या है भैया? 4 किमी प्रति घंटा। और समय क्या है? 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 2/3 घंटा। और यहाँ 6 गुणित 6 किमी प्रति घंटा, 40 मिनट 2/3। और इस पूरे का बटा समय, समय कितना लगा? 80 मिनट। 40 80 मिनट, यानी हो गया 80 मिनट का मतलब 4/3 घंटा। ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8/3 प्लस 12/3 बटा 4/3 बराबर हो जाएगा ये 20/3 गुणित 3/4 यानी 5 kmph, किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत चाल हो जाएगी। समझ गए बात को? 40 मिनट का मतलब होता है 2/3 घंटा और 40 80 मिनट का मतलब होता है 4/3 घंटा। ठीक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। पांच कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे के लागत मूल्य का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना? 2 कैमरा। कितना बेचने पे? 5। 2/5 गुणित 100। 5 20 100, 20 दूनी 40%। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। 2 कैमरे मतलब समझ रहे हो ना कि 5 कैमरा बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी सचिन 5 कैमरा जितने में खरीद के लाया था उतना पैसा सीपी, 5 कैमरे का सीपी 3 के एसपी के बराबर है। अब लाभ क्या है? तो लाभ 2 का है। 2 का लाभ है 5 बेचने पर, तो 2/5 गुणित 100 यानी 2/5 का मतलब ही होता है 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा कि नमक, हाँ ये है सवाल आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटे तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात आधा हो जाता है। अब अनुपात
आधा हो जाता है। इस प्रक्रिया में कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। अब अनुपात यहां आधा नहीं है, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। ये आधा नहीं लिखा है दोस्त, ये लिखा है उल्टा। उल्टा, ठीक है। तो देखो 120 लीटर मिश्रण है। इस 120 लीटर मिश्रण में नमक कितना है और पानी कितना, ध्यान देना। नमक और पानी 3 संबंध है 5 के अनुपात में। 3 नमक है 5 पानी है, यानी 5 3 8 और 8 बराबर 120। तो 1 बराबर 15, यानी नमक हो गया 45 और पानी हो गया 75। कह रहे हैं कि यदि इसको 6 घंटे धूप में विलयन को छोड़ दिया जाए, घोल को 6 घंटे धूप में छोड़ दिया जाता है, तो अनुपात उल्टा हो जाता है, यानी नमक क्या हो जाता है 5 हो जाता है और पानी क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ। अब देखो यार, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जब इवोपरेशन होगा, तो इवोपरेशन में क्या हो जाएगा, नमक स्थिर रहेगा, पानी वाष्प बनेगा। और अनुपात अगर उल्टा हो गया तो नमक तो स्थिर 45, कितना हो गया 5 बराबर 45, तो 1 बराबर 9। तो 3 बराबर पानी कितना बचा 27। पानी पहले 75 था, अब 27 है, यानी 48 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया। कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ 48 लीटर। आसान सवाल है, समझ पा रहे हैं ना। फिर से समझने की कोशिश करिए कि 120 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है 120 लीटर। इसमें 3 नमक 5 पानी, यानी कुल 5 3 8 भाग बराबर 120 है। तो 1 भाग बराबर 15, तो 3 भाग नमक 45 और पानी 75। 6 घंटे तक इसको धूप में रख दिया गया और धूप में रखने के बाद ये देखा गया कि अनुपात उल्टा हो गया, यानी नमक और पानी का जो अनुपात 3:5 था वह 5:3 हो गया। अब ये ऑपरेशन में वाष्पीकरण में आपको पता है कि नमक की मात्रा पर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं, संजीव थोड़ा सा बना, तो नमक की मात्रा पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। तो नमक 45 रहेगा और हो कितना गया 5। 5 बराबर 45, तो 1 बराबर 9, ठीक है। 1 बराबर 9, थोड़ा ही बनाइए, 1 बराबर 9 हो गया। तो 3 बराबर 27, पहले कितना था, पहले कितना था 3 बराबर 27 हो गया, ठीक है। तो पहले 75 था, अभी 27 हो गया, यानी 48 लीटर इवोपरेट हो गया। 48 लीटर पानी इवोपरेशन हो गया, यानी वाष्पित हो गया, ठीक है। इतनी बात तक बात सही है। अगला देखिएगा, देखिएगा अगला सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा कि ए बी एक कार्य को 21/2 दिन, समझिएगा थोड़ा सा, ये पूरा मामला ये है, ये पूरा मामला ये है। इक्कीस सही 1/2 दिन में करते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3 संबंधे 7 है और वे एक साथ 5 दिन काम करते हैं। शेष कार्य का 60% करने में लिया गया समय क्या है। ध्यान से समझिएगा जरा सा कि ए और बी कार्य क्षमता का मतलब होता है प्रतिदिन किया गया कार्य या एक दिन में किया गया कार्य। तो ए कितना है 3 है और बी कितना है 7 है, यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम कितना होगा 10 काम रोज, 21/2 दिन में 105 काम। 105 का, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे इसको, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। कह रहे हैं वे 5 दिन तक 7 काम करते हैं। 5 दिन, 5 दिन का क्या मतलब हो गया
5 दिन का मतलब हो गया 5 7 3 10 गुणित 5 बराबर 50। तो शेष काम बराबर 105 माइनस 50 बराबर 55 और इसका 60%, 20 तिहाई 60, 20 पंजे 105, 55 क्या है 33 काम। 33 काम कितने दिन में होगा? तो 33 काम 33 बटा 10 दिन में होगा, यानी 3 सही 3 बटा 10 दिन। ठीक है, सवाल को फिर से समझ लीजिए। जो क्षमता होती है ना, क्षमता एक दिन में की कार्य करने की, एक दिन में हुआ कार्य होता है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात बता रहे हैं आपको कि 3 संबंधे 7 है। इसका मतलब है ए एक दिन में 3 काम कर पाता है और बी एक दिन में 7 काम कर पाता है। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 10 काम करेंगे। ठीक, तो पूरा काम अगर एक दिन में 10 काम तो 21 बटा 2 दिन में 105 काम। और अगर कह रहा है कि ए और बी ने 5 दिन तक 7 काम किया हो तो शेष कार्य का 60% करने में कितना समय लगेगा? तो ए और बी ने अगर 5 दिन काम किया तो 50 काम कर दिया। शेष काम 105 माइनस 50 55 और 55 का 60% 33। अब 33 काम करने में कितना समय लगेगा? 33 बटा 10, 3 सही 3 बटा 10 दिन। कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक फुटकर व्यापारी, ध्यान से समझना, एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपए में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपए में बेचने की व्यवस्था है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 5 बटा 20 गुणित 100। देखो, ये तो सवाल ऐसा हो गया कि 40 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दो, 20 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के, या सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 15 बटा 20, या कह सकते हैं आप प्रॉफिट बराबर हो गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 5 बटा 15 गुणित 100, 33 होल 1/3%। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लिख लीजिए वस्तु और मूल्य। कह रहा है 20 पेन 40 रुपया, ये सीपी है, और कह रहा है एसपी क्या है? 15 पेन 40 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 माइनस 800 माइनस 600, 800 माइनस 600 बटा 600 गुणित 100। ये भी सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा आपको 33 होल 1/3%। ठीक है, अगला सवाल 50 संख्याओं का औसत 38 है। ध्यान देना, बिना पेन पेपर का भी हो जाएगा, अगर आपको समझ में आए, नहीं आएगा तो पेन पेपर से भी सॉल्व करके बता दूंगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है। ध्यान देना, 50 संख्याओं का औसत 38 है। ऐसी दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा? ध्यान से समझना, 45 प्लस 55 बराबर 100। ठीक, और अगर 38 में 2 से गुणा कर दें हम तो 38 दूना 76। अगर ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं निकाली गई होती जिनका योग 76 होता, यानी औसत 38 होता, तो समूह के औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो संख्या निकाली गई उनका योग कितना? भाई 38 औसत है, औसत 38 है, यानी सभी संख्याएं 38 हैं। तो दो संख्या निकाली जाती है 38 यानी अगर 76 निकाला गया होता, ऐसी दो संख्याएं निकाली गई होती जिनका योग 76 होता, 76 होता, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संख्याएं ऐसी निकाली गई हैं जिनका योग 100 है, यानी दोनों का अंतर 24 है। कितना है? 24 है। और अगर 50 संख्याओं में से 24 योग 24 निकल जाए तो निश्चित रूप से औसत पर कितना फर्क पड़ जाएगा? बची संख्या 48, 50 में से तो
24/48, औसत में कितनी कमी हो जाएगी? 24/48 यानी 0.5 की कमी हो जाएगी, यानी जो न्यू एवरेज है वो 37.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब अगर इसको पेन पेपर से ही लगाना चाहते हो तो लगा लो। 50 संख्याओं का औसत 38 यानी योग 1900। कह रहे हैं कि 45 प्लस 55 निकाल दिया, 45 प्लस 55 इसमें से निकाल दिया यानी 100 निकाल दिया, तो बचा कितना? बचा 1800 और संख्या कितनी बची? 48। 48 संख्याएं का अगर 1800 योग है तो औसत 1800/48 यानी कितना? 37.5। ये आपका दूसरा तरीका है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सबसे फास्ट तरीका है, सीधा 24/48, 24/48.5 पहले वाले एवरेज से कम हो जाएगा। प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 था। मान लिया 10 वर्ष पहले प्रकाश P और लोकेश L था और योग इनका 48 था, तो आज वर्तमान में P प्लस L बराबर 58 प्लस 68 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, यानी प्रकाश बराबर लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है L प्लस 34। किसकी आयु पूछा है? प्रकाश की वर्तमान आयु, यानी लोकेश क्या हो जाएगा? प्रकाश माइनस 34, P प्लस P माइनस 34 बराबर 68, या 2P इज इक्वल टू कितना आएगा? 34 जाके जुड़ जाएगा तो 8 4 12 1, अच्छा 3 9 1 10 102, यानी P आ जाएगा 51 वर्ष, यानी प्रकाश की आयु 51 वर्ष। समझो 10 वर्ष पूर्व प्रकाश और लोकेश 48 के थे, ये 10 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान में क्या होंगे? वर्तमान में योग क्या होगा? 10 प्रकाश बढ़ जाएगा और 10 लोकेश बढ़ जाएगा, तो 48 में 10 10 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, तो प्रकाश बराबर लोकेश प्लस 34 या लोकेश बराबर प्रकाश माइनस 34 पुट कर देंगे तो प्रकाश कितना आ गया? 51। यही आपका आंसर है। अगला सवाल, दो ट्रेन प्रत्येक 220 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशाओं में 45 किमी प्रति घंटा और 54 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? जरा सा सोचिए और बताइए। तब तक 2 घूंट। ठीक है, देखिए सूख जाता है गला बोलते बोलते। ठीक है, तो 220 मीटर लंबी है 2 ट्रेनें। तो आपको रूल पता है, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो अपनी लंबाइयों के योग के बराबर दूरी चलती हैं। आपको समय चाहिए और समय बराबर है दूरी बटा चाल, और दूरी हो गई 220 प्लस 220 बटा चाल हो जाएगी 45 और 54 99 को किलोमीटर प्रति घंटा में 5 गुणित 18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर हो जाएगा 440 गुणित 18 बटा 99 गुणित 5। 9 दूनी 18, 11 9 99, 11 चौक 44, 5 वट्ठे 40 और 8 दूनी 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो कोई तकलीफ है नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 56.25। आंसर याद है ना? कैसे याद है? 25% के 2 कॉन्सेक्यूटिव इंक्रीमेंट लग जाए तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25 50 प्लस 25 गुणित 25 25 गुणित 25 बटा 100 यानी 6.25 यानी 56.25%।
ठीक, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, खाली बोतल, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि खाली बोतल का भार द्रव से भरी बोतल के भार का 20% है। ध्यान से समझिएगा, जरा सा ध्यान से, ये खाली बोतल है, पहले पढ़ लेते हैं ना। खाली बोतल का भार द्रव से भरी बोतल के भार का 20% है। यदि उस बोतल में से कुछ द्रव निकाला जाए तो शेष द्रव से भरी बोतल का भार आधा हो जाता है। द्रव का कितना भाग निकाला गया था? सिंपल सवाल। खाली बोतल, भरी बोतल, मान लेते हैं भरी बोतल 100 की है, का वजन, अगर वजन की बात करें तो ये 100 है, तो ये कितना है? 20%, यानी 20 है। अब बहुत सिंपल बात समझो, अगर ये भरी खाली बोतल 20 है, यानी खाली बोतल का भार 20 ग्राम है, और भरी बोतल का मान लीजिए ये 100 ग्राम था, तो ये 20 ग्राम, तो भरी बोतल में द्रव कितना होगा? 80 द्रव होगा और 20 ग्राम तो बोतल होगा। नहीं समझ पाए बात? यही टेक्निकल बात समझनी है दोस्त। कोई आए आपसे, आपका बोतल ले, वजन करे और कहे कि आधा हमको दे दो, और आपने आधा दे के वजन किया, मतलब वजन किया तो 100 ग्राम था, उसको देने के बाद वजन किया तो 50 ग्राम है, आपने कहा कि आधा हो गया, ले जाओ, इसका मतलब आप घाटे में हैं साहब, वो फायदे में है। बात समझो, खाली बोतल 20 ग्राम की है तो भरी बोतल भी 20 ग्राम की बोतल तो होगी ही, द्रव कितना होगा? 80 ग्राम होगा। अब क्या कह रहे हैं, यदि उस बोतल में से कुछ द्रव निकाल दिया जाए तो शेष द्रव से भरी बोतल का भार आधा, यानी 50 ग्राम हो जाता है। तो इस 50 ग्राम में 20 ग्राम तो बोतल कांस्टेंट है, 30 ग्राम बचा। इसमें द्रव कितना है दोस्त? द्रव है 80, ये बोतल का भार है 20, बोतल का भार। अब 50 से 80 से द्रव 30 हो गया, द्रव 80 से 30 हो गया, यानी कितना भाग खाली किया गया? यही आपसे पूछ रहे हैं कि कितना भाग खाली किया गया। पहले कितना था? पहले द्रव 80 था, अभी 30 हो गया, यानी 50 खाली किया गया, 50/80, यानी 5/8 खाली किया गया, 5/8 खाली किया गया। यही सिंपल मामला है भाई। 100 ग्राम भरी बोतल है, 100 ग्राम भरी बोतल में 80 ग्राम द्रव, 20 ग्राम बोतल, 80 ग्राम में, अब इसमें से इसको खाली कर दिया, 50 ग्राम बचा वह बोतल में माल, तो उस बोतल में 20% तो बोतल हो गया, 20 ग्राम बोतल हो गया, 30 ग्राम द्रव बचा, यानी 80 से द्रव 30 हो गया, यानी 50 ग्राम आपका खाली हो गया। कितना भाग खाली होगा? 5/8 भाग खाली हो गया। क्लियर है बात? फिर से समझ लो, खाली बोतल अगर 20 ग्राम की है और भरी बोतल 100 ग्राम की है, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम तो बोतल हो गया, 80 ग्राम द्रव हुआ ना। उसके बाद ऐसा कर रहे हैं कि कुछ द्रव निकाल रहे हैं, तो शेष द्रव से बोतल से भरी, शेष द्रव से भरी बोतल का भार हो जाता है। कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो शेष भरी बोतल का भार आधा हो जाता है। तो आधा हो गया, यानी पहले 100 था, अब 80 हो, 50 हो गया, और 50 में बोतल 20, 30 द्रव, यानी 80 द्रव से 30 द्रव हो गया, यानी 50 ग्राम द्रव खाली हो गया। तो 50/80, 5/8 द्रव खाली हो गया। कह रहे हैं यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना आपको पता है ना फॉर्मूला, x/100 + x, कमी निकालनी है तो 10/110 × 100, 0 0, 11 9 99, 1, 11 सही 1/9 सही 1/11%, ये है 9 सही 1/11%। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त, एक मिनट,
कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, क्या है, एक वृत्ताकार पार्क का, एक वृत्ताकार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। पार्क के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, 6 नहीं है 7 है, इसको 7 का लीजिएगा, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधी सी बात है ना, ऐसा है कुछ मामला, एक ये पार्क है, इसके बाहर एक रास्ता है ऐसा, ठीक। अब ये 7 मीटर चौड़ा ये जो होगा फिर इससे पूरा, तो कह रहे हैं इस रास्ते सहित पार्क है, यानी कुल वृत्त मिला के आपको वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालना है। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो 11 से कटना है, 11 से ये नहीं कट रहा, 11 से ये भी नहीं कटेगा, 11 से ये भी नहीं, 616 आंसर 616। यदि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए ऑप्शन में से 11 से कटने वाली संख्या ही उस वृत्त का क्षेत्रफल हो सकती है, तो हिट एंड ट्रायल से ये हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान देना, एक व्यक्ति 480 किमी की यात्रा करता है, एक व्यक्ति 480 किमी की यात्रा करता है, वह अपनी कुल यात्रा का 2/3 हिस्सा रेल से, 1/5 हिस्सा बस से और बाकी बची दूरी टैक्सी से तय करता है। टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल पहले ये ज्ञात करो, पहले तो ये ज्ञात कर लो कि टैक्सी से वो चला कितना। मान लीजिए उसकी पूरी यात्रा एक में से 2/3 चला ट्रेन से और 1/5 चला टैक्सी से, तो 1/5 बस से, तो टैक्सी से चला कितना 15, 15 माइनस 3 5 दूनी 10 और 10 माइनस 3 13, यानी 2/15 भाग, 2/15 भाग वो टैक्सी से चला है, 2/15 भाग वो टैक्सी से चला है। तो 2/15 भाग अगर टैक्सी से चला है तो पूरी यात्रा 480 और 2/15 अगर टैक्सी से चला है तो टैक्सी से चली दूरी कितनी हो गई 2/15, 15 तियां 45, 15 तियां 45, 3 48, 15 दूनी 30 और 32 दूनी 64 किलोमीटर। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी पर कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ बेहतरीन शानदार सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन बैच में। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।